गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर बी.एन. पांडे बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी के पेपर में दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं और आज इसका अंतिम टॉपिक चर्चा करेंगे, पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनी। ये दोनों घटनाएं, पीडोजेनेसिस और नियोटेनी, ये दोनों ही घटनाएं लार्वल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, लार्वा के विकास से जुड़ी हुई हैं और जीव के प्रजनन से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी एक प्रकार की अनुकूलन की घटनाएं हैं। जैसा हमने पहले एम्ब्रियोनिक एडाप्टेशंस पढ़े थे प्लेसेंटा के रूप में और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्लियों के रूप में पढ़े थे, उसी प्रकार के ये एम्ब्रियो के बाद की अवस्था, जिसको लार्वा अवस्था कहते हैं, ये लार्वा अवस्था के अनुकूलन हैं। दोनों ही एक एक करके दोनों की चर्चा करेंगे। पीडोजेनेसिस, ये यहाँ पर पीडो का अर्थ जुवेनाइल अर्थात छोटे शिशु से है या लार्वा से है। जब लार्वा में लैंगिक लक्षणों का शीघ्रता से विकास हो जाता है, अर्थात निर्धारित समय से पहले उसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाता है, उसमें प्रजनन की क्षमता निर्धारित समय से पहले उत्पन्न हो जाती है और वो प्रजनन करने लगता है, ऐसी अवस्था को पेडोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन बाई लार्वा, लार्वा के द्वारा प्रजनन। तो पेडोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव में बिना फिजिकल मैच्योरिटी पाए हुए रिप्रोडक्शन होने लगता है। फिजिकल मैच्योरिटी का अर्थ है कि उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो शरीर के बाह्य गुण हैं, आंतरिक गुण हैं, वे वयस्क जैसे नहीं हो पाते, लार्वा जैसे ही है और अभी वयस्क बनने की अवस्था भी नहीं हुई है और उस निर्धारित अवस्था से पहले, निर्धारित परिपक्वन से पहले लैंगिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति में जो वयस्क अवस्था है उसका कुछ हिस्सा कम हो जाता है या पूरी की पूरी वयस्क अवस्था ही इसमें समाप्त हो सकती है। हो सकता है कि वयस्क अवस्था पाई ही ना जाए। सामान्य अवस्था में जितने समय में, जितनी अवस्था में जीव का प्रजनन होना चाहिए, यहाँ उस निर्धारित अवस्था से बहुत पहले प्रजनन शुरू हो जाता है। उदाहरण इसके हैं फ्लैट वर्म, जैसे फैसियोला हिपेटिका कहते हैं, इसमें लार्वा होता है और जैसे रेडिया लार्वा है तो रेडिया लार्वा ही सर्केरिया लार्वा के अनेक लार्वा को जन्म देगा। तो इस तरह से एक लार्वा से अनेक लार्वा बनते हैं, ये फैसियोला में होता है। इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, लार्वा के द्वारा प्रजनन किया जाता है। और उदाहरण इसके हैं बीटल्स में पाया जाता है, बैग वर्म्स, ये भी इंसेक्ट ही हैं, गाल मिजेज हैं, ये भी छोटे जाति की मक्खियाँ हैं। इन सभी में इस तरह की अवस्था पाई जाती है कि जो इनका जुवेनाइल होता है, जो लार्वा अवस्था होता है, वो प्रजनन करने लगता है। तो पेडोजेनेसिस का अर्थ है कि एडल्ट अवस्था का समय से पहले शुरू हो जाना। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं, नियोटेनी। नियोटेनी कुछ मामलों में पेडोजेनेसिस जैसा लग सकता है, लेकिन ये उससे भिन्न है। दो शब्दों से मिलकर बना है, नियो का अर्थ न्यू और
टेनिन का मतलब टू एक्सटेंड, अर्थात एक्सटेंशन ऑफ लार्वल लाइफ। यहाँ वयस्क अवस्था पहुँचने की उम्र हो जाए, उतना समय बीत जाए जीव को, लेकिन तब भी उसमें वयस्क लक्षण नहीं प्राप्त हों, जबकि सेक्सुअल मैच्योरिटी अपने निर्धारित समय पर उसमें उत्पन्न हो जाए, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जो शरीर की रचना से संबंधित लक्षण हैं, वो लक्षण वयस्क के रूप में विकसित नहीं हो पाए। तो यहाँ पर जो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा वो लार्वा अवस्था ही होगी, देखने में लार्वा जैसा ही लगेगा नियोटेनी में, लेकिन उसकी जो समय अवधि है, जो जीवन की अवस्था है, वो वयस्क बनने के बराबर आयु या उम्र उसकी हो चुकी है। वयस्क के लक्षण बाहर से नहीं विकसित हो पाए हैं, सेक्सुअल फीचर्स निर्धारित अपने समय पर ही विकसित हो गए। तो ऐसी स्थिति में देखने में उसमें लार्वा के लक्षण होंगे, लेकिन वो वयस्क जैसा प्रजनन कर सकेगा। इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर्स इन एडल्ट्स। वयस्क अवस्था में भी लार्वा के लक्षणों का पाया जाना, ये नियोटेनी है। इसके पहले हमने पेडोजेनेसिस का जिक्र किया था, दोनों में अंतर इसी समय देख लेते हैं। अभी जैसा बताया कि नियोटेनी का अर्थ है कि वयस्क होने की उम्र हो जाए, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त हो जाए, लेकिन उसमें भौतिक लक्षण, बाहर के लक्षण लार्वा के ही रहें, ये नियोटेनी है। पेडोजेनेसिस क्या है? लार्वा की ही उम्र हो, उसमें लार्वा के ही लक्षण पाए जाने हों, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें गोनेड्स का विकास हो जाए, जननांगों का विकास हो जाए और वो प्रजनन करने लगे, अर्थात प्रजनन के मामले में वो वयस्क के रूप में व्यवहार करे, लेकिन वो उम्र में लार्वा है और उसके बाहरी लक्षण, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लार्वा के ही हैं, अर्थात एडल्ट अवस्था का जल्दी शुरू हो जाना, लार्वा में ही एडल्ट की तरह प्रजनन की अवस्था शुरू हो जाना, ये पेडोजेनेसिस है। और एडल्ट अवस्था में लार्वा जैसा भौतिक लक्षण पाया जाना, ये नियोटेनी है। तो मेरे अनुसार आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। पेडोजेनेसिस अर्थात लार्वा अवस्था में वयस्क के प्रजनन लक्षण का पाया जाना, और नियोटेनी वयस्क अवस्था में लार्वा जैसे बाह्य लक्षणों का पाया जाना। नियोटेनी 3 प्रकार की हो सकती है। ऑब्लिगेट नियोटेनी, ये ऐसे प्रकार की नियोटेनी है जब उस जाति के लिए नियोटेनी का ही विकल्प हो, उसमें मेटामॉर्फोसिस कभी होती ही ना हो। मेटामॉर्फोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लार्वा का वयस्क के रूप में विकास होता है। इसको कायांतरण भी कहते हैं हिंदी में। जैसे मेढक का लार्वा देखा होगा, पूँछ वाला लार्वा होता है, जबकि वयस्क मेढक पूँछ वाला नहीं होता है। तो जो लार्वा होता है उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें उसकी पूँछ गायब हो जाती है और वो वयस्क बन जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस की अवस्था ऑब्लिगेट नियोटेनी वाले जंतुओं में नहीं पाई जाती है और वो हमेशा लार्वा जैसे ही दिखाई देते हैं, जबकि वो वयस्क के जैसे प्रजनन करते हैं। लार्वा के कितने लक्षण वयस्क में पाए जाएं, ये अलग अलग समूहों में अलग अलग हो सकता है। ऐसे जीवों में चाहे भी तो मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस नहीं कर सकते, किसी तरह के केमिकल या अन्य किसी ट्रीटमेंट से मेटामॉर्फोसिस नहीं करवाई जा सकती है। इसका उदाहरण एम्फीबिया की फैमिलीज हैं, एम्फ्यूमिडी, साइरेनिडी, क्रिप्टोब्रैंकिडी और प्रोटिडी। इन सभी फैमिलीज में ऑब्लिगेट नियोटेनी पाई जाती है, इनमें अर्थात मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। दूसरी प्रकार की ऑब्लिगेट नियोटेनी है, उसको इंड्यूसिबल नियोटेनी कहते हैं।
इंड्यूसिबल का अर्थ है कि यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस को प्रेरित किया जा सकता है। एम्बाइस्टोमेटिडी फैमिली है, वहाँ ये पाया जाता है, ये भी एम्फीबिया की ही फैमिली है, एम्बाइस्टोमेटिडी। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस किया जा सकता है थायराइड के कार्य को अगर बढ़ाया जाए आयोडीन दे करके या थायरोक्सिन हार्मोन दे करके, तो यहाँ मेटामॉर्फोसिस कराई जा सकती है। इसका उदाहरण है एम्बाइस्टोमा। तो एम्बिस्टोमा टाइग्रिस आप लोग पढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिकल में भी आप देखते हैं। ये इंड्यूसिबल ऑब्लिगेट नियोटेनी का उदाहरण है। ऐसे स्थानों पर यदि जिन पानी में ये रह रहा है वहाँ यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लेकिन ये वयस्क के रूप में प्रजनन करने लगते हैं। उनमें अगर आयोडीन डाल दी जाए तो मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस की जा सकती है। तीसरी प्रकार है फैकल्टेटिव न्यूटेनी। सैलामेंड्राइडी फैमिली है, सैलामेंडर्स की फैमिली सैलामेंड्राइडी, इसमें फैकल्टेटिव प्रकार की न्यूटेनी पाई जाती है। या तो ये कुछ इंडिविजुअल्स में पाई जा सकती है या पूरी की पूरी उनकी पॉपुलेशंस में पाई जा सकती है किसी जाति की। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आदि के द्वारा प्रेरित की गई होती है, जैसे टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में इन फैक्टर्स के कारण जो लार्वा अवस्था है ये आगे लंबे समय तक चलती है और एडल्ट में भी लार्वा के लक्षण पाए जाते हैं। यदि अनुकूल परिस्थितियां हो तो मेटामॉर्फोसिस हो भी सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति है, बहुत अधिक कोल्ड है, तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। इसको इस तरह से समझें कि अभी आगे चलते हैं तब ये चर्चा करेंगे। चलिए अभी पूरा हो जाए। ये डायग्राम देख लें एक बार। यहाँ पर देखें एम्बाइस्टोमा टाइग्रिस का ही डायग्राम बनाया गया है। ऊपर की तरफ उसका लार्वा है और नीचे उसका वयस्क है। लार्वा में जब आप ध्यान से देखेंगे तो अगले ऊपर आप देखेंगे, अगले पैर के ऊपर 3 गिल इस तरफ और 3 दूसरी तरफ 3 जोड़ा गिल पाए जा रहे हैं। ये गिल लार्वा का लक्षण है और ये वयस्क इसका होता है। तो जब नियोटेनी पाई जाती है तो नियोटेनी में ये वयस्क का रूप नहीं बनने पाता, इसी तरह का लार्वा रहते हुए ही ये प्रजनन प्रारंभ कर देता है। ये एम्बाइस्टोमा का डायग्राम है। नियोटेनी के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण एम्फीबिया का लें। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से नियोटेनी पाई जाती है। एम्फीबिया की अनेक जातियों में पाई जाती है, ऑब्लिगेट भी पाई जाती है, फैकल्टेटिव भी पाई जाती है। कुछ सैलामेंडर जैसे ऊपर एक बताया है, तो कुछ सैलामेंडर्स में गिल जीवन भर पाई जा सकती है, कुछ में ये जीवन की कुछ अवधि तक पाई जा सकती है। माना जाता है कि एम्फीबिया में सबसे अधिक नियोटेनी क्यों बनी। इसका कारण ये है कि एम्फीबिया के जीव पहली बार पानी से बाहर आए। पानी का तापमान बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होता, लेकिन बाहर स्थल के तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो बाहर आने पर शीत उनके लिए या कोल्ड वेदर उनके लिए हानिकारक हो सकता है। कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में जीवित रहना संभव ना हो। पानी में अपेक्षाकृत जीवित रहना आसान है, इसलिए पानी में बने रहने के लिए ये अपने लार्वा लक्षणों का त्याग नहीं करते, लार्वा के लक्षणों को बनाए रखते हैं ताकि सर्दी बाहर ना लगे। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एम्फीबिया में सबसे अधिक क्यों पाई जाती है नियोटेनी। अगला उदाहरण इसका हम ले सकते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में। ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। माना जाता है कि इन्होंने अपने चिक के लक्षण अर्थात चूजा वाला जो लक्षण है, उन लक्षणों को जीवन भर बनाए रखा है, उनको ख़त्म नहीं होने दिया। इनकी जो फिजिकल प्रोपोर्शंस हैं बॉडी के, वो जो उड़ान वाले पक्षी हैं उनके चूजे से मिलते जुलते हैं। भले ये फ्लाइटलेस हैं, लेकिन इनके लक्षण उड़ान वाले चूजे से
मिलते हैं उड़ान वाले पक्षियों के चूजे से। तो माना जाता है कि इन्होंने अपने चूजे वाले लक्षण बनाए रखा और उसी कारण ये फ्लाइट के कैरेक्टर्स विकसित नहीं हो पाए, उड़ान की क्षमता इनमें विकसित नहीं हो पाई। इसी तरह से अनेक डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनके बारे में भी माना जाता है कि इनमें नियोटेनी पाई जाती है। जैसे डॉग्स हैं, चिकन मुर्गी है, या पिग हैं, या अन्य गाय हैं, गाय या इस तरह के जीव कैटल हैं, इन सभी में भी माना जाता है कि कुछ बचपन के लक्षण वयस्क अवस्था में बने रहते हैं, शिशु के लक्षण वयस्क में पाए जाते हैं। इसको पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं, शिशु के लक्षण वयस्क में पाए जाना, पीडोमॉर्फोसिस। ये इसलिए माना जाता है कि जब इन जंतुओं को पाला गया तो मनुष्य के द्वारा इनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग की गई और ऐसे वयस्क पसंद किए गए, उन्हें मालिकों का अधिक प्यार मिला, जिनके लक्षण उनके शिशुओं से मिलते जुलते लक्षण थे। और इसलिए माना गया कि अनुकूलन के तौर पर, एडाप्टेशन के तौर पर बहुत से डॉग्स ने डॉग, कैट, इन सभी तरह के जीवों में, पिग, कैटिल, इन सभी के जीवों में वयस्क अवस्था में लार्वा का लक्षण बरकरार रहता है, बना रहता है। लार्वा इनमें नहीं पाए जाते क्योंकि ये प्लेसेंटल्स हैं। तो शिशु का लक्षण, शिशु अवस्था में जिस प्रकार से चेहरे में एक क्यूटनेस होती है, वो क्यूटनेस अगर वयस्क में पाई जाए तो लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। तो इस तरह से इन लक्षणों को ये बनाए रखने के लिए इनकी जातियों में प्रयास, जेनेटिक प्रयास रहता है। मनुष्यों में भी माना जाता है कि यहाँ भी पीडोमॉर्फोसिस पाई जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो मनुष्य का चेहरा है, ये प्राइमेट जातियों के शिशुओं के चेहरे से मिलता जुलता है। उनके शिशुओं का चेहरा और मनुष्य का चेहरा एक जैसे होते हैं, बाल आदि भी उनमें शिशुओं में कम होते हैं। तो माना जाता है कि उसी शिशु अवस्था को बरकरार रखते हुए उसी को आकार में बड़ा किया गया और वयस्क उसके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों का विकास नहीं होने दिया गया मनुष्य में। अर्थात जबड़े का बहुत बड़ा हो जाना, माथे का चपटा हो जाना, ये उनके वयस्क के लक्षण हैं। तो जबड़े आदि का लक्षण उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसी तरह माथे का विकास भिन्न रूप में हुआ। तो ये जो मनुष्य के वयस्क का या मनुष्य का जो चेहरे का है, फेस है, ये फेस प्राइमेटा के शिशुओं के फेस से मिलता है। इसीलिए माना गया ये एक पेडोमॉर्फोसिस है, शिशु का लक्षण वयस्क तक बने रहना। नियोटेनी के पीछे फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बाकी तो मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर और डोमेस्टिकेशन के फैक्टर ये बताए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये है कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत आवश्यक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं हुआ तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जिस जल में मेढक का लार्वा रह रहा है या जिस जल में ये जीव पाए जा रहे हैं, वहाँ अगर आयोडीन की कमी हुई तो उन जंतुओं में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप वहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। इसका एक और फैक्टर हो सकता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहते हैं। ये पिट्यूटरी से स्रावित होता है और इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस से किया जाता है। यदि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को नियंत्रित करते हुए TSH का सिक्रीशन नहीं कराया गया पिट्यूटरी से, तो फिर थायरॉक्सिन का निर्माण भी थायराइड से नहीं होगा। तो चाहे थायरॉक्सिन की कमी हो या TSH की कमी हो, इन दोनों कमी के कारण मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी और परिणाम नियोटेनी के रूप में आएगा।
एक्सोलॉटल लार्वा, अभी जो हम एम्बाइस्टोमा की बात कर रहे थे, उसमें अगर आयोडीन का इंजेक्शन दे दिया जाए या थायरॉक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। इसी तरह से अगर उस लार्वा को उथले पानी में रख दिया जाए, शैलो वाटर में रख दिया जाए, तो भी उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। प्रायः ये भी देखा गया है कि इस तरह से जब मेटामॉर्फोसिस किसी लार्वा में इंड्यूस कराया जाता है तो प्रायः लार्वा की मृत्यु हो जाती है, और अगर मृत्यु नहीं भी होती है तो मेटामॉर्फोसिस के बाद उसका जीवन काल बहुत कम रह जाता है। इस आधार पर ये माना जाता है कि इन जीवों में जो नियोटेनी की प्रक्रिया है, अर्थात मेटामॉर्फोसिस नहीं होने देने की जो प्रक्रिया है, ये जेनेटिकली गवर्न्ड है। इनके जीन के द्वारा ये एडाप्टेशन किया गया है, ये सिलेक्शन किया गया है, इसलिए इसमें आर्टिफिशियल मेटामॉर्फोसिस करना संभव नहीं होता। संभव होता है तो सफल नहीं होता। तो बच्चों, ये हमने बात की पेडोजेनेसिस और नियोटेनी की। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि दोनों शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा भिन्नता है और इसका ध्यान रखना है। पेडोजेनेसिस अर्थात एडल्ट अवस्था का जल्दी शुरू हो जाना, और नियोटेनी अर्थात लार्वा अवस्था का अधिक देर तक बने रहना। तो इस तरह से थैंक यू बच्चों। ये 2 यूनिट आपकी पूरी हो गई हैं। इस पेपर में 3 यूनिट हैं। प्रथम यूनिट पूरा हो गया है, द्वितीय यूनिट पूरा हो गया है। आगे के लेक्चर्स में 3rd यूनिट की बातें करेंगे, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी दिए गए हैं, आगे उनकी चर्चा करेंगे। आप इन लेक्चर्स को हिंदी में सुनना चाहें तो यूट्यूब पर सुनेंगे, अंग्रेजी में पढ़ने के लिए व्हाट्सएप पर पढ़ेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो यूट्यूब के नीचे जहाँ कमेंट का कॉलम होता है, वहाँ कमेंट वाली जगह पर अपना प्रश्न लिख देंगे और मैं उसका उत्तर भी वहीं दे दूँगा। आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको निर्धारित समय पर जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए तो उन तक पहुंच सके। तो धन्यवाद बच्चों। अपनी समस्या आप मुझे बताएंगे।